नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के दिन की गालिबन सबसे अहम सियासी डेवलपमेंट वो है जहां सेनेट में अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ रिलेटेड 2 ऐसे बिल्स को रद्द कर दिया, उसकी मंजूरी नहीं दी जो नेशनल असम्बली से अप्रूव होकर आए थे। और नेशनल असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इन बिल्स को सपोर्ट किया था, लेकिन ताहम सेनेट के अंदर अपोजिशन और हुकूमत में बनी नहीं। ये ठीक तरह से क्लियर भी नहीं है कि वजूहात उसकी बिल की तहरीर के हवाले से है, उसकी रिजेक्शन की, या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जिस किस्म के ताल्लुकात इस वक्त चल रहे हैं, जिसकी कम से कम 2 एविडेंसेस और एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन की जमातों के दरमियान राब्ते तेज़ हुए हैं, मौलाना भजत हैं कि एक नया चार्टर लाया जाएगा, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी होगी। और दूसरी तरफ एक दिन पहले वफाकी काबीना ने बाकायदा मंजूरी दी है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए हुकूमत अपनी तैयारियां तेज़ कर देगी। तो जो कुछ सेनेट में हुआ, क्या उस झगड़े का, ये डिसएग्रीमेंट का ताल्लुक उन बिल्स के साथ है जैसा कि अपोजिशन कह रही है कि ये बिल्स इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं, या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त जिस किस्म के कशीदा ताल्लुकात हैं उसकी वजह से फैटफ रिलेटेड लेजिस्लेशन जो है वो पास नहीं हो रही। बहरहाल फैटफ रिलेटेड लेजिस्लेशन पे जो झगड़ा है वो हमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बिखरे हुए मामलात हैं उन्हें समझने में मदद देता है, और यही हमारा आज की नशिस्त और आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू रहेगा। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग पाकिस्तान, PMLN के साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, इससे पहले मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हेड कर चुके हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं अली नवाज़ ऐवान साहब, जो कि मावन खसूसी हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अ वेरी वार्म वेलकम टू जनाब अली नवाज़ ऐवान साहब एज वेल। और मुझे सईद गनी साहब, जो वज़ीर तालीम है सिंध की कैबिनेट के एक बहुत ही फाल, बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, मुझे कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। सईद गनी साहब, हम क्या समझ पाएँ जो मोहतरमा शहरी रहमान ने ताबड़तोड़ ट्वीट किए हैं, फिर वज़ीर आज़म ने ट्वीट किए हैं, क्या आज जो सेनेट में हुआ उसका ताल्लुक बिल्स के साथ है? जो फैटफ रिलेटेड जो बिल है उसकी तहरीर उसकी लैंग्वेज में है, इंसानी हकूक़ के साथ है, या अपोजिशन और हुकूमत में जो ख़राब ताल्लुकात हैं वो उसकी वजह से हुआ है? सर, मैं इस बात को थोड़ा माज़रत से तस्लीम करूँगा कि चूँकि ये कराची में और सुबह से में जो बरसातें हुई हैं उसकी वजह से मैं प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सका इस पूरे इशू को, लेकिन चूँकि मैं सेनेट में रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है। मैं पार्टी का पार्लिमानी लीडर भी था सेनेट में। अच्छा, ये इस तरह होता नहीं कि अगर नेशनल असेंबली ने कर दिया है तो हम उसको बस आंख बंद करके भेड़ चाल में उसको अप्रूव कर दें। सेनेट में अगर कोई भी बिल आता है, इवन अगर कौमी असेंबली से पास होकर भी आए और हमारी पार्टी ने उसको सपोर्ट भी किया हो, तब भी सेनेट में जो पार्लियामेंट्री पार्टीज होती हैं उसको खुद देखती हैं, उसको रिव्यू करती हैं और अपनी दानिश के मुताबिक जो फैसला होते हैं वो करते हैं। फिर अगर कहीं पार्टी लीडरशिप से गाइडलाइन लेने की जरूरत हो तो वो भी ले लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जो आपने कहा कि कौमी असेंबली ने मंजूर कर लिया था फिर हमने नहीं किया, तो वो ऐसा होता नहीं है। मतलब ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना चाहिए कि चूंकि कौमी असेंबली में हो गया तो सेनेट में हो जाएगा। तो मुझे इसकी कोई लेकिन क्या सईद गनी साहब, इससे पहले भी हुआ है कि एक पार्टी ने एक बिल को नेशनल असेंबली में सपोर्ट किया हो? ऐसा हुआ है क्या गुज़िश्ता में, रिसेंट हिस्ट्री में, कि एक सियासी जमात ने, जैसे PPP है, उसने एक बिल को नेशनल असेंबली में तो सपोर्ट किया हो लेकिन फिर सेनेट में जाके उसकी मुखालफत कर दी हो? मेरा ख्याल है कि जब मैं भी सेनेट में था तो शायद ऐसा हुआ था। ये इस तरह चीजें होती हैं। और देखिए, मेरे साथ रहिए, मैं एक आजाब से करूं, ऐसा होता है। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें कि नेशनल असेंबली भी पास करती है, फिर सेनेट भी आके उसको अप्रूव करती है, और सेनेट के पास ये इख्तियार भी होता है कि उसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट्स भी वो सजेस्ट करते हैं और विद अमेंडमेंट्स पास करके दोबारा नेशनल असेंबली को रेफर करते हैं। तो ये मकसद इसका सिर्फ ये होता है कि कोई भी लेजिस्लेशन ऐसी हो, कोई भी लेजिस्लेशन हो, तो उसको सिर्फ एक हाउस से जो है वो अप्रूव करके उसको ना किया जाए, उसको दूसरे हाउस में भी जाना चाहिए ताकि वहाँ का भी उसके अंदर इनपुट आ जाए। तो बेसिकली जो थीम है वो तो यही है कि अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना चाहिए सेनेटर्स को उसके ऊपर, और सेनेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि नेशनल असेंबली से हो जाए तो वहाँ सेनेट से भी हो जाएगा। अगर ये हो तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जरूरत ही नहीं है कि दोनों हाउसेस से अप्रूव कराया। ठीक है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि सेनेट एक अलग चीज़ है। मेरे साथ रहिए
आपका भी यही मौकफ है कि सेनेट में इसको अलग देखना था, वहां आपने इसको सपोर्ट किया, कुछ और हो गया दरमियान एक तो इन प्रिंसिपल तो बात बिल्कुल सही है ना कि सेनेट अलग, अदरवाइज तो फिर जरूरत ही ना हो। नहीं, ये भी हो सकता है ना कि सेनेट में अलग हो और नेशनल असेंबली में पार्टी का कंट्रोल हो, जैसे हिंदुस्तान में है उनको, वो तो वहाँ के आइन को बदलना चाहते हैं बीजेपी वाले, लेकिन जो राज्यसभा है, जो वहाँ की सेनेट है, वहाँ में उनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं है। एक तो वो रीजन होता है कि मेजोरिटी और मिनोरिटी का, बट यहाँ आप जो एग्जांपल दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि एक पार्टी ने नेशनल असेंबली में सपोर्ट किया, दोनों पार्टीज ने, और दोनों पार्टीज ने वहां मुखालफत कर दी सेनेट। आप हम लाइव एग्जांपल लेके चले ना। सो एक तो ये है कि द फैक्ट कि दो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सेनेट में जो लोग बैठे हैं उनकी अपनी तशरीह हो सकती है, एक तो रिफ्लेक्ट करता है कि अपना माइंड और जो भी है, बट फ्रैंकली आई डिड नॉट फॉलो द एग्जैक्ट इवेंट्स टुडे बिकॉज मैं वो ड्राइव करके आ रहा था लाहौर से। लेकिन जो मुझे इतराज़ था और जो अभी भी है, जो मेरा ख्याल है दैट इज़ द रीज़न, ऑल्दो आई हैव नॉट फाउंड आउट दैट थिंग, कि वारंट के बगैर अरेस्ट करना हार्ड कोर केसेस में तो समझ में आती है, बट अगर वही चीज़ अगर आप बिजनेसेस के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आई थिंक देन वी आर स्ट्रेचिंग इट टू मच, क्योंकि यही इशू पहले भी होना चाहिए था। फिर नेशनल मैं तो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, लेकिन अब फैटफ में सिर्फ पाकिस्तान तो सिग्नेटरी नहीं है ना, ठीक है, मतलब और भी ममालिक हैं, जिसमें ज़्यादातर तो वो ममालिक हैं जिनका बड़ा ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन पर एतमाद भी है और उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, उसमें बरतानिया भी है, हिंदुस्तान में भी है, और कि जी कौन सी लाइन होती है जिसको क्रॉस करते हैं तो आप एक फैसिज्म की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल सही। हर एक अपने कानून की इम्प्लीमेंटेशन चाहता है, लेकिन ऐसे तो नहीं किया जा सकता कि आप किसी अथॉरिटी को राइट दे दें कि वो जिसको भी उठाए वो विदाउट एनी वारंट उठाए। तो मेरा ख्याल है अब फ्रैंकली आज के इवेंट को मैंने फॉलो नहीं किया, सो आई डोंट हैव अ एग्जैक्ट आंसर, बट आई सपोज दिस वुड बी द थिंग। आपके इस आर्गुमेंट में सरप्राइजिंग जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि डज इट आल्सो रिफ्लेक्ट सम अदर, उस पर भी आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक आपका ये दूसरा पॉइंट है कि जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का दूसरा पॉइंट है, अली नवाज अवान साहब के एक ऐसा कानून ज़ाहिर है कि पाकिस्तान वाहिद सिग्नेटरी नहीं है, बरतानिया भी सिग्नेटरी है, हिंदुस्तान भी सिग्नेटरी है, और भी बहुत से ममालिक सिग्नेटरी हैं। मैं हैरान हूँ कि सऊदी अरेबिया में किस किस्म के कानून होंगे वैसे, क्योंकि सिग्नेटरी वो भी हैं तो लेकिन और सिग्नेटरी शायद चीन भी है, सेक्रेटरी चीन भी है, ज़ाहिर है वो भी FATF का मेंबर है। तो लेकिन ज़ुबैर साहब ने सवाल एक इंटरेस्टिंग उठा दिया कि पाकिस्तान में इस किस्म का कानून बन रहा है कि भी किसी को उठा लो और वारंट भी ना और उसको उठा लो और उसको पालबंद 90 दिन के लिए 180 दिन 180 दिन। And are we interpreting it correctly also कि ये better, this is what they want? अच्छा देखिए, दो चीज़ें, ये बात है। दूसरी जो चीज़ मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी है गवर्नर साहब की, ज़ुबैर साहब की, वो ये मुझे नहीं लगी कि हमने इस नेशनल असेंबली में तो इसको कर दिया था सपोर्ट, लेकिन यहाँ जाते जाते हमारा दरमियान में ईमान खराब हो गया। नहीं, मैंने ये कहा कि आई डिड नॉट फॉलो, तो मुझे एग्जैक्ट उन्होंने कहा हो सकता है कोई एग्जैक्ट रीजन है, मतलब मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि आई एम वन ऑफ दोज़ हु कीप abreast of things। नहीं, मुझे शक ये है कि मुझे शक ये कि मेट्रो, मुझे शक ये लग रहा है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि वसीम अख्तर का उस एमकेएम से ताल्लुक मुझे शक ये है, मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं कि सईद साहब और आप जो कह रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपकी पॉलिटिकल कन्विक्शन, मैं तो आने वाला था उस पर, आपने कहा ये हम बात में आपको शक, पॉलिटिकल कन्विक्शन नहीं है, आने वाला था, लेकिन आपने पॉलिटिकल कन्विक्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों के चूंकि ताल्लुकात थोड़े से खराब हो गए इसी टाइम पे, मजीद ताल्लुकात तो कभी अच्छे नहीं, कभी भी अच्छे नहीं थे और खराब हो गए। उस वक्त गुलाम इस्लाह के किसी ने मंजूरी दे दी थी, अब ताल्लुकात खराब हो गए हैं। कल काबीना ने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए बाकायदा कोशिशें की जाए, ठीक है, वो चीज़ हो गई है, ठीक है, तो वो ताल्लुकात की वजह से हो गया, लेकिन बहरहाल कानून भी बड़ा अजीब हो गई। शक आपको इसलिए है कि आर्मी चीफ के टेन्योर की जब बारी आ रही थी, उससे पहले भी कहा जा रहा था हम नहीं इसे एक्सेप्ट करेंगे, नॉन डेमोक्रेटिक है ये, बाद में पता नहीं क्या, आई डोंट नो, तो आपको शायद इसलिए वो शक पड़ा, इसलिए मेरा ख्याल। पर दूसरी जो चीज़ अभी बात की थी है क्या, फैटफ में सिग्नेटरीज तो बहुत हैं, 79 कंट्रीज हैं, शायद इससे भी ज़्यादा, पर हम इस वक्त किस चीज़ में, हम ग्रे लिस्ट में, और ग्रे लिस्ट में काफ़ी अरसे से चलते आ रहे हैं, और अब टाइम आ गया है कि हमने ग्रे लिस्ट से निकलना। इसके ऊपर ये सिर्फ ये तरमीम नहीं थी, इससे अलावा भी अपोजिशन ने बहुत सारी तरमीम दी थी, जिसमें नेशनल असेंबली ने मतलब दोनों सब पार्टी ने बैठ के उस पर एग्री किया था और वो पास हो गई। उसमें खाकान अब्बासी ने आखिर में एक और दी थी, और वो ये दी थी कि एक नैब प्रीव्यू है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसको निकाल दिया जाए नैब के प्रीव्यू को। वो ने कह दिया, खाकान अब्बासी ने खड़े होकर तरमीम पेश भी की थी,
पर उसका शहजाद अकबर साहब ने ये बताया था उस वक्त भी, और हमारे फरूक नसीम साहब ने भी, कि ये हमने नहीं डलवाया, ये जब से कानून बना हुआ है उस वक्त से उसके अंदर है। अच्छा, ये जो ड्राफ्ट आया है, जो आप कानून जिसको पे एतराज है पीपीपी एमएलए, अब हो गया, चले अभी हो गया, पहले नहीं था ठीक तरह से, ये कानून का ड्राफ्ट बाहर से आया है। अब देखें एक चीज देखिए, फेडअप की बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से ये लेजिस्लेशन हो रही है ना। आपने 15 सितंबर से पहले ये लेजिस्लेशन करनी है और इसकी ऊपर प्रॉपर नेगोशिएशंस हुई हैं ऑपोजिशन से। ये डिस्क्रिमिनेशन ये कह रहे हैं ना। अब देखिए बहुत सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करें, देखिए ये तो इससे ज्यादा तो बहुत सारे नए भी करे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करे नहीं है ये है सिर्फ बात कर देखें, ये जब आपकी 5 साल की हुकूमत हमारे पास ये था, जब पीपल्स पार्टी की 5 साल की हुकूमत थी ये था। अब मसला क्या, देखें ये नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, फेटअप को फिर बीच में ना लाए ना। नहीं, मैं एक तरमीम की बात कर रहा हूं जो खाकान अब्बासी ने पेश की, और उसके अलावा आपकी पार्टी ने बाकी सारे बिल को पास किया नेशनल असेंबली से। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू। उसके बाद नहीं, आगे चलते हैं जुबैर भाई, आगे चलते हैं। उसके बाद ये सेनेट में गया और सेनेट में भी एज सच कोई मसला नहीं था, उसमें जो डिबेट हुई आगे उसमें पर्सनल डिबेट्स भी हुई, और उसके बाद इस पॉइंट को लेके उन्होंने, देखिए अभी सईद गनी साहब ने बात बिल्कुल ठीक की, जो हमारा अपर हाउस है उसके पास ये राइट है आइन के तहत कि वो इसके अंदर अपनी चेंजेस रिकमेंड करके इसको पास करके दोबारा नेशनल असेंबली को भेज सकता है। अच्छा, सेनेटर शहरी रहमान साहबा की जो ट्वीट से मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कह रही हैं कि फैटफ के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दे आर अगेंस्ट आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फैटफ ओनली रिक्वायर्स डॉक्यूमेंटेशन नॉट ड्रैकोनाइजेशन। क्या फैटफ ये भी एक इशू है? हाउ कैन फैटफ बिल्कुल हो सकता है मुझे हो सकता है। मुझे सिर्फ ये चीज बताएं, ऑपोजिशन से तो ये शक लग रहा है बातों से कि आप लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा कानून बना लिया जाए कि जिसको धरना है उसको धर दें। एक बात मुझे बात बताएं, वो तो सिर्फ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत है ना। जो नैब के लॉज है उसमें कौन सा वारंट होता है? नहीं, एक मुझे बताएं कौन से वारंट के तहत गिरफ्तारियां होती हैं नैब लॉज के अंदर? नैब में वारंट ही नहीं, वो वारंट ही नहीं होता। अभी उनके चीफ ने उसकी रिकमेंडेशन देनी है, इसको आप पकड़ सकते हैं। नहीं, यूर राइट, ठीक बात नहीं है जुबैर भाई, मैं ये नहीं कह रहा। बात करने का मेरा मकसद है कि आपने देखिए मसला क्या है, मुल्की इस्लामियत आपने 15 सितंबर से पहले लेजिस्लेशन। लेट्स कीप इट टू फैटअप बिकॉज़ द डिबेट इज कि क्या ऑपोजिशन पार्टीज ऐसा कोई चीज करने जा रही है जिससे हमें ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का वापस कोई ऐसी सिचुएशन तो ना हो जाए। मेरी ये क्वेश्चन ये है, और मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात से कि फैटफ की या तो हम इंटरप्रिटेशन बहुत ही मासूमियत से कर रहे हैं। फैटफ हैज़ नथिंग टू डू विद कौन सा इदारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे आपको आज चेंज भी करना। दूसरा ये है कि फैटफ ये कभी नहीं कह सकता कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं जो हर कंट्री इंजॉय करती है उसमें पाकिस्तान जो है उसको वापस धकेल दिया जाए एक ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल 2014 में हम वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम के फॉलो करते हैं जी करते हैं। अनक्लेम्ड वेल्थ का लॉ है उधर, आपको पता है अनक्लेम्ड वेल्थ का लॉ है क्या? कि आपने बर्डन ऑफ प्रूफ जुबैर भाई पे है यार, कि आपने उसकी बात कर रहा हूं, देखिए कॉल की बात कर रहा हूं जहां ये बात समझी। ये तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं बंदों को उठाने की। एक सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस देन बिटवीन फॉर्मर सोवियत यूनियन अंडर केजीबी और नाजी जर्मनी कि जहां आप बंदे को उठा के ले जाएं और आप ये कहें कि जी हम कोई वारंट भी नहीं देंगे? नहीं, लेकिन दुनिया में हालात चेंज। एक बार मैं देखिए ईमान अली का केस आया, ईमान अली का केस आया, वो पैसे डॉलर उसके पास थे और वो पकड़ी गई, उसकी जमानत हो गई। उसके बाद दूसरे एक और साहब का केस आया, वो कहते हैं इसके बाद पैसे नहीं थे, उसकी भी जमानत हो गई। बात करने का मकसद ये है कि इसको लेट्स बोल, अगर ये गलत है, लेट्स बोल ये गलत है, आप समझते हैं ये गलत है, तो दोबारा कहीं कौमी असेंबली कहीं जा तो नहीं रही है, डिबेट दोबारा भी हो सकती है, दोबारा भी बैठा जा सकता है, पर डेट इज 15 सितंबर, उससे पहले हमने निकलना है। सईद गनी साहब, आपका सोल्यूशन क्या है? इसको वापस नेशनल असेंबली में लेके जाएं, ज्वाइंट सेशन में लेके जाएं, बाहर फेंक दें कागज को, क्या करें? देखिए, एक तो जो बुनियादी चीज है कि कोई भी लेजिस्लेशन हो, अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि मुल्क के लिए, हमारे निज़ाम के लिए बेहतर है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है कि वो उस पर कंसेंसस डेवलप करे और तमाम पार्टीज़ को बिठाए। और हमेशा वो लेजिस्लेशन ज़्यादा बेहतर होती है जो बाय मेजॉरिटी नहीं बल्कि बाय कंसेंसस हो, वो अच्छी होती है, तमाम ऑन बोर्ड होते हैं, उस पर कभी कंट्रोवर्सीज नहीं खड़ी होती, तो वो करें। लेकिन बदकिस्मती से इस हुकूमत का जो एटीट्यूड है
वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो तमाम जमातों को साथ बिठा के उनको कन्विंस करे कि ये चीज़ अगर हम लेकर आए, उसको कानून के तौर पर लाना चाहते हैं तो इसकी ज़रूरत क्या है। आप कानून लेकर भी आते हैं और तासुर ये देते हैं कि नहीं भाई तुम करो ना करो, तुम्हारे साथ तुमने ये करना है, तुम इल्ज़ाम भी लगाएंगे, मैं अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, सारी चीज़ें कहेंगे, लेकिन फिर ये कहेंगे नहीं ऑपोजिशन, गवर्नमेंट ऑपोजिशन जो है वो आएगी और मिन्नत तरले करके हमारी मदद भी करेगी। ये अप्रोच बेसिकली बड़ी गलत है और आपको कोई नहीं रोकता, दुनिया भर में होता है, ऑपोजिशन के साथ डिफरेंटली हैंडल किया जाता है, आपका जो टारगेट है करते रहें, लेकिन अगर आप उसको विक्टिमाइज करेंगे, उसकी तजलील करेंगे, उसको अहमियत नहीं देंगे और फिर तवक्को ये करेंगे कि ऑपोजिशन आपके पास आएगी और खुद ही आपसे करेगी कि हाँ जी बताइए मैं वोट का करूँ, तो होता नहीं है। और यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसलिए कर ली, हम समझते हैं कि ये मुल्क के हक में है, हमने कर दी, वरना जो इनका एटीट्यूड है तो शायद हमें करनी भी नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी, ठीक करें, बैठ के बात करें और चीज़ों को चलाएं। लेकिन बुनियादी तौर पर आप कहते हैं कि का मुजाहरा किया, आप फिर उस अखबारी रिपोर्ट्स को सही, आप उन अखबारी रिपोर्ट्स को, इस पर मजीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन मुझे आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि वो जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे डॉन अखबार में जो छपा है कि जो तू मैं हुई है सेनेट के अंदर डॉक्टर शहजाद वसीम की, जहां ऑपोजिशन ने ये डिमांड की कि उनके पहले के जो कमेंट्स थे जहां उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन के लीडर जो है मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, पैसा बाहर ले जाते रहे, वो एक चीज़ है जो बदमज़गी हुई है वहाँ पे, जहाँ अपोजिशन कहती है कि वो माफ़ी मांगे, वो कहते हैं कि नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, वहाँ से ये मामला जो है वो ख़राब हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा फिर हमें डिबेट करना पड़ेगा कि क्या मसला फेटफ रिलेटेड लेजिस्लेशन का है या बद एहतमादी का है, बुरे ताल्लुकात का है, जो टेंशन है पार्टीज़ के दरमियान उस पर है और जो इस वक्त सियासत में हो रहा है मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन ये अहम सवालात हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन बात यहाँ ख़त्म हुई थी कि आज सेनेट में जो कुछ हुआ जहाँ फेटफ रिलेटेड लेजिस्लेशन और कवानीन पास नहीं हो सके, क्या उसका ताल्लुक महज उस कानून की रूह से है, उसकी स्पिरिट से है जिससे पहले PPP-PMLN ने नेशनल असम्बली में सपोर्ट किया था, या अब PPP-PMLN अपोजिशन और हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ में ताल्लुकात इतने कशीदा हो चुके हैं गुज़श्ता 8-10 दिन में, जिसकी वजह से ये कवानीन जो है वो पास नहीं हो पा रहे। ये डिस्कशन मैं शुरू करता हूँ। ज़ुबैर साहब, ताल्लुकात भी तो ख़राब हो गए ना पिछले 10-12 दिन में। ताल्लुकात तो हुकूमत से हमारे थे ही नहीं अच्छे, कभी भी नहीं थे। पहले कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस लेकर आओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा अगर आप कह सकते हैं, मतलब देयर आर सर्टेन पर्सनालिटीज ऑन द गवर्नमेंट साइड जिनकी तरफ से कभी भी ताल्लुकात, आप डरा रहे हैं हुकूमत को, मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर के साथ कभी भी नहीं। शहबाज शरीफ साहब बाकायदा गए हैं उनके घर में, मौलाना फजल रहमान के घर मिलने के लिए गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं यार ड्रॉप ताल्लुकात की बात करूँ ना, गवर्नमेंट खराब हो गए हैं ना, अच्छे कभी भी नहीं थे, नहीं अच्छे और खराब हो गए। पता इतने खराब थे मोहित के, कोरोना में तो हाथ नहीं मिलाते आप, कोरोना से पहले भी प्राइम मिनिस्टर हाथ नहीं मिलाते थे, दैट्स ऑन रिकॉर्ड। तो इतने खराब, तो देयर आर गुड पीपल। किसी और से मिलाते थे हाथ? अब मुझे नहीं पता, इनको पता होगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो सबसे ही मिलाते हो इनके, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता। वो समझते हो हाथ मिलाने से टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि मोहम्मद ये भी उसका कायद-ए-आज़म गए थे किसी एक साथ 500 लोगों ने लाइन लगाई, बट दैट्स नॉट ट्रू एंड आई डोंट वांट टू ब्रिंग इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद हिम ओवर द इयर्स, बट आप समझ जाएं। ठीक। तो बेसिकली फिर क्या हुआ? लेकिन ताल्लुकात, आपका पॉइंट क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि ताल्लुकात खराब मजीद सईद अली साहब ने कहा है, जो अब जहां खत्म हुआ ना डिस्कशन, सईद अली साहब ने कहा है कि तरीका भी होता है काम करवाने का। देखे ना, वो समझते हैं कि हुकूमत जो है लेजिस्लेशन इज अबाउट कोऑपरेशन। ठीक, लेजिस्लेशन में दोनों साइड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपोजिशन ही को अच्छा वो कोऑपरेट करना चाहिए, दोनों तरफ से एक अप्रोच होनी चाहिए। सईद गनी अगर साहब आप इस पहले से एग्री करते हैं कि नहीं करते? वो जो कहते हैं कि भाई ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने की भी जरूरी है हुकूमत का। मैं तो कह रहा हूँ ना, कहीं भी लेजिस्लेशन आप ये देखें, सपोज करें एक ऑपोजिशन हुकूमती नुमाइंदा उठ के ये कहता है लेजिस्लेशन पास होने से पहले ये चोर हैं, ये डाकू हैं, देन एक्सपेक्ट द ऑपोजिशन टू साइन ऑफ, तो बड़ा मुश्किल होगा। आई मीन आई विल नेवर डू इट। तो डॉक्टर शहजाद वसीम के जो कमेंट्स थे सेनेट के फ्लोर में कि इन लोगों ने, आई थिंक इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट ना, उस वक्त आप लेजिस्लेशन करनी है, आप लेजिस्लेशन करने के लिए अच्छा माहौल क्रिएट करें ना, आप एक बातचीत के लिए अच्छा माहौल क्रिएट बात नहीं। देखिए मैं इनका मिसाल दे देता हूं, शहजाद वसीम और आपकी जमात को कुछ तो रिस्पेक्ट करनी है ना ऑपोजिशन। अच्छा मैं बात, आप कम से कम एक हफ्ते के लिए जरदारी साहब के खिलाफ बात करना बंद कर दें नवाज शरीफ। अच्छा मैं बात तो देखिए, जब मुल्क की बात होती है ना, मुल्की लेवल पे फैसले होते हैं, तो हम धरने में थे, हमारे बड़े संगीन किस्म के ताल्लुकात खराब थे, हम हुकूमत गिराने की बातें कर रहे थे, यमन फौज भेजने का मामला आ गया, इफ यू रिमेंबर।
ठीक है, उस वक्त धरना खत्म हो गया था, सर हम धरना 2016 की खत्म बात करके कर अंदर गए थे, हम धरना खत्म टाइमिंग कर, की सर मैं उधर होता था सर, इस पे तो 2016 में यमन का इशू आया था। वो धरना उनके सर पे चलता था, खुदा वास्ते मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 2014 में नहीं यमन का इशू हुआ था, सर 2016 फौज के भेजने की बात हुई, हम खत्म खत्म धरना कर तो खत्म हो गया ना 2014 में। हम खत्म करके हम अंदर गए, खान साहब ने कहा कि मतलब उधर बात की, सबने उसे एक्सेप्ट किया, और हमने जो इतना बड़ा मसला होने जा रहा था कि जो यमन फौज भेजने की बातें हो रही थी, बात खत्म हुई। क्या हल किया, सारे खिलाफ थे यमन। एपीएस देखिए, एपीएस वाला इशू हुआ, मैं बात करते जाए, मैं देखिए मैं बात वो बात दूसरी आगे नहीं, एपीएस का इतना बड़ा इशू हुआ, जब मुल्की सालमियत का मसला होता है, इतने इतने बड़े आपकी हम दहशतगर्दी फेस कर रहे थे, उसमें भी जो डिसीजन मेकिंग हुई थी बड़ी, आप उसमें भी कह रहे थे बड़े अजीब से लॉज पास हुए थे, ठीक है, बट हुए थे, हालात ऐसे थे। अब हालात ऐसे हैं, आपने मेरे अपने हालात नहीं देखने, अपने मुल्क देखना, मुल्क है तो हम हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि शहजाद वसीम ने गलत कह दिया, उधर से गलत हो गया, क्या इससे मुल्क आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? अगर गवर्नमेंट की, सईद गनी साहब ठीक बात करें, गवर्नमेंट की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर आप ऑपोजिशन की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पीपल्स पार्टी की हद तक ये बड़े चैंपियन है, बड़े, जितना कानून, आइन, कल्चर, रवायात को ये देखते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की हद तक उसकी बिल्कुल उलट करते हैं सिंध के अंदर। अच्छा। अभी कराची में 6 जिले कर दिए जी, सबसे बड़े स्टेक होल्डर कराची के 5वां एक बढ़ाया है, 7 हो गए, 7 कर दिए। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है कराची में जी? तहरीक इंसाफ। दूसरा स्टेक होल्डर कौन है जी? MQM। उन दोनों से पूछ के किए, उन दोनों से पूछ के किए। हाँ। इनकी जो लेजिस्लेशन है, कहते हैं ये है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो कौन होना चाहिए? जो सबसे बड़ी मेजोरिटी पार्टी है उसका होना चाहिए, ठीक है। सिंध के अंदर इसको उल्टा करते हैं। वहां क्या है? नहीं दिया हमें, नहीं आप याद करें, आप याद करें, जो PAC का जो हेड है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो तरीके इंसाफ को होना चाहिए, वो नहीं दिया इन लोगों ने। सईद गनी साहब, इल्जाम ये है इस्लामाबाद से कि सेंटर में आपका स्टैंडर्ड और है, सिंध में स्टैंडर्ड आपका और है, डबल स्टैंडर्ड की खेल है। देखिए, पहली तो मैं गुजारिश कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट बनाना इज नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन, इस प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। और इस पे मैं चले अखलाकी तौर पर तो ये मान लूँ कि चले हमें मशावरत कर लेनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर हम बिल्कुल पाबंद नहीं हैं कि किसी नए डिस्ट्रिक्ट को बनाते वक्त किसी एक सियासी जमात से 2 सियासी जमातों से मशावरत करें। और मुझे हैरत इस बात पे होती है कि ख़ासतौर पर MQ के कई लोग कहते हैं कराची का 18 टाउन बना दो, 7वें पे एतराज़ है, 7 नहीं करो 18 कर दो। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मकसद क्या है। तो जो डिस्ट्रिक्ट हमने बनाया भी है, सच्ची बात ये जो हमेशा मशावरत नहीं भी की, जिसको थोड़ा सा इजी ले रहे थे कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, इस पर तो एतराज का जवाब कोई नहीं है कि सूबा सिंध का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला जिसकी 40 लाख की आबादी है, उसको अगर हम 2 जिलों में तकसीम कर देते हैं तो वहां रहने वाले लोगों को फायदा है, इसमें नुकसान किसी का क्या है? एक जगह कहीं किसी बात इनके लोगों ने रेस की थी कि आपने सही भाई, बाकी 2 से पूछ लेते थे, अच्छा काम करने जा रहे थे, मैं भी यही कह रहा हूँ। नहीं, मैंने आपसे तो कहते पूछ लेते तो क्या खराबी थी? मैं आपसे ये कर रहा हूँ, देखिए मैंने अभी आपको कहा हम जिला बनाते वक्त पूछने के पाबंद नहीं है, नंबर 1, लेकिन अखलाकी तौर पर हमें पूछ लेना चाहिए था, मैंने इस बात से इत्तफाक किया। लेकिन जो नहीं पूछा उसकी एक वजह यह है कि हम इस पर बड़े कंफर्टेबल थे कि जो काम हम कर रहे हैं इसके पीछे बदयानती कोई नहीं है, ये एक अच्छा काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, इस पर किसी को एतराज करने का कोई जवाब बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल जब उनकी तरफ से एतराज आया तो हमने बार-बार पूछा कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें नुकसान क्या है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और ये बात भाई आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो और मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूं, और यही आपका फलसफा लेके यही काम हमने फेडरल में किया कि हम ले आए भाई, हमारी एक ऑब्लिगेशन है 15 सितंबर तक हमने करनी है। हमने कहा मुल्की सालमियत का मसला है, पर्सनल ग्रजेस नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा करने जा रहे हैं, तो हमने फिर क्यों ये किया? नहीं, लेकिन अली 15 सितंबर में ना, लेट द डिबेट टेक प्लेस ना, इसमें क्या मसला है? वोट चाहिए सर, मैं यही कह रहा था ना, फिर आप विद रिकमेंडेशंस पास कर देते ना सेनेट से, मैं ये कह रहा हूं, आप अच्छी नीयत के साथ कर रहे थे ना, आप समझते थे बड़ा खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ है, वापस असेंबली में भेज देते, या आपको अपने कौमी असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं उन पे एतबार नहीं है। सईद गनी साहब, अली नवाज साहब का आर्गुमेंट यह है कि वो एक गुडविल में, कौमी इंटरेस्ट में एक कानून को लेकर आए हैं सेनेट से पास करवाने के लिए। जैसा कि आप कहते हैं कि हमने अगर एक 40 लाख के डिस्ट्रिक्ट को 2 में स्प्लिट कर दिया है तो हम पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नेशनल इंटरेस्ट में बिल लेकर आए हैं, आप जातियात के मामलात में फैल गए। ये शहजाद वसीम माफी मांगे, अगर शहजाद वसीम कहते हैं आज वहां पर कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे आदमी है, मैं नहीं समझता कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो फिर क्या मामला खत्म हो जाता? नहीं, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं,
मैं आपको मिसाल देता हूं, अभी हमारी एक कमेटी बनी है वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की। वो बाहर अपने स्टेटमेंट दे रहे होते हैं हमारे खिलाफ, हम बाहर उनके खिलाफ भी दे रहे होते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उस मीटिंग के अंदर बैठ के वो मुझे गाली दे, मैं उनके गाली दूं, क्या आप समझते हैं वो मीटिंग आगे चलेगी? मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मीटिंग में बैठ के मेरे मुतालिक कोई बात करेंगे उल्टी सीधी, और यकीनन अगर मैं करूंगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठकर क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं और वहां का एटमोस्फेयर आप क्या रखना चाहते हैं। मैं उस मीटिंग में बैठ के किसी पीटीआई के वजीर पे पाबंदी नहीं लगा सकता हूं। तुमने बाहर अली नवाज साहब वो कह रहे हैं कि उस मीटिंग के अंदर ही, यानी उस मीटिंग में अगर आपने काम करवाना था, यहां आप अगर चाहते हैं कि जुबैर साहब जो है वो कुछ आपसे एग्री कर लें, तो ये नहीं हो सकता कि आप उनको गाली में निकालें और उनसे एग्रीमेंट निकालें। यहां आप कम से कम आपको मिनट, फिर इसकी भी मैं भी एक मिसाल दूंगा। क्या अब ये देखें कि आपको आर्गुमेंट समझ आ गया। मैं कह रहा है कि भाई एक आपसे हमसे वोट लेना है, कम से कम वहां तो तमीज से वोट लें। वो कह रहे हैं मुल्क की सामनीयत पीछे है, हमारी ईगो बड़ी है। अब ये इसका ये आर्गुमेंट है। मैं इसको पीछे करता हूँ। सही आपने नहीं कहा, मैं अच्छा मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनी है, उसके अंदर बैठ के हम एक दूसरे को गाली दें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इन्होंने यही आर्गुमेंट दिया ना। एनसीओसी का रूल देखा आपने देखा? बिल्कुल देखा। एनसीओसी की मीटिंग असद भाई हेड करते थे, ठीक है, उसके ऊपर ईसीसी थी, ठीक है, और उसके पहले मुराद अली शाह साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करते थे, उसके बाद भी करते थे, उसके बाद भी कर दिया करते थे। पर एनसीओसी अपने डिसीजन लेती ही थी और इसे वो इंप्लीमेंट होते थे, इनकी राय मानी जाती थी, कहीं नहीं मानी जाती थी। मैं एक बात मेरी बात तो समझे ना, एक चीजें जब मैं आर्गुमेंट बेंड कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जुबैर भाई मैं बात में आर्गुमेंट क्या बिल्ड कर रहा हूं? मैं आर्गुमेंट ये बिल्ड कर रहा हूं, जब मेरी नीयत ठीक है, जब मैं मुल्क के लिए सोच रहा हूं, तो मैं कई चीजें पीछे रख देता हूं, मैं अपनी ईगो पीछे रख देता हूं। एक सेकंड जी अली, इसमें मेरा ख्याल है पार्टी पोजीशन, ये तो एक मैनेजमेंट स्टाइल है, ठीक बात। एंड मैनेजमेंट स्टाइल में इट गोज विदाउट सेइंग दिस पार्टी और दिस पार्टी। अगर आपने कोई चीज करनी है और दोनों ने मिलकर करनी है, तो ये तो एक बड़ा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, यू बिल्ट अप अ गुड एनवायरनमेंट। इसमें क्या हम बहस कर रहे हैं कि नहीं जी वो जो मर्जी कह लें आप फिर भी करते। एंड बाय द वे, ये आप सुन लें, अगर ये आपका आर्गुमेंट उस वक्त होल्ड करता कि आज लास्ट डेट होती, आप क्या होल्ड कर रहे हैं? आप क्या? डॉक्टर शहजाद वसीम ने अपोलोजाइज किया है, उन्होंने नहीं उसमें दिल आजारी हो गई, किया या नहीं किया। बट पहली चीज तो ये आपको कॉर्डियल एटमॉस्फेयर तो चाहिए होते हैं ना। ये आई मीन इट गोज विदाउट सेइंग। एक सेकंड, कोल्ड वॉर नेगोशिएशंस हो रही हैं चाइना और यूएस की, तो उस वक्त आप अपने सारे खराब ताल्लुकात को छोड़ के बात करेंगे। कैंप डेविड में हो रही है इजिप्ट और इजराइल, आप तमाम कि जी 67 में आपने ये किया, 48 में आपने ये किया, आप चोर हैं, आप डाकू हैं, तो अनवर सादात सब वो कब करते ना। जुबैर भाई मुझे एक बात बताएं, 18वीं तरमीम पे कितनी हमारी आपस में हाथ टॉक हो चुकी है? अलग चीज है, हो चुकी है ना हमारी। आप पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है, 18वीं तरमीम के बाद एक बात नहीं सुनेंगे। उसके अंदर अगर मैं समझता हूं कि मैं पीसीसी की बात करनी है, प्रोविंशियल फाइनेंस की, तो मेरा एक अच्छा माहौल होना चाहिए। कोई मैंने चीजें आपसे लेनी है, फेडरल गवर्नमेंट को देनी है या डिस्ट्रिक्ट्स को देनी है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देके। अच्छा, ये मसला क्या है जुबैर भाई? आपका आर्गुमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुल्की साल आप ग्रे लिस्ट भुगत चुके हैं, आप भुगत चुके हैं। आप तो ऐसे कर रहे हैं कि फेटफ ने कहा है कि 27 तारीख को अगर शाम तक 10 महीने ये स्टैंडिंग कमेटी में पेंडिंग रहा है, 10 महीने, और आप ये चाहते हैं निक ऑफ द टाइम हम इस तरह, because I think let's give। अब आप करना क्या है, नेक्स्ट क्या करना है? इसको जॉइंट सेशन में लेकर जाना है। एक तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे शदीद इख्तिलाफ है, एंड आई विल कंटिन्यू टू हैव दैट इख्तिलाफ, कि ये जो 180 डेज का बगैर वारंट को अरेस्ट कर किसी को भी किसी को भी पकड़ा जा सकता है। आई मीन दिस इज अनफेयर। और मैं ये समझता हूं अंडर द गार्ब ऑफ फेटफ वी आर पासिंग लेजिस्लेशन जो किसी के हाथ में भी मिसयूज होगी। बिल्कुल। और दूसरे हमारी इतनी इनएबिलिटी है कि हम इंटरनेशनल फोरम में जाके ये नहीं कह सकते हैं कि भाई जो कानून आप इंडिया को नहीं फोर्स कर रहे हैं, जो आप किसी और को नहीं फोर्स कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं? I think it's only fair. Are we an independent country or not? इसमें आप सेफगार्ड क्या रख रहे हैं? बड़े सादे वकील हैं, बहुत सादा। देखिए सेफगार्ड क्या रख रहे हैं? सादा भाई। हाँ मैं सादा हूँ क्योंकि मैं काफी चीजें यहाँ बोल नहीं सकता, जो आपको ठीक है मैं बोल देता हूँ, आप बोल दें। अच्छा इनको बोलने दें जो मैं नहीं बोल सकता। 180 दिन की गिरफ्तारी में सेफगार्ड क्या रख रहे हैं? किसी को भी पकड़ सर अदालतें मौजूद हैं, अदालतें हैं कि नहीं? भाई कानून जब कहते हैं उठा सकते तो अदालतें कुछ नहीं कर सकती। किसने करना है? उसमें तो गलबन ये है कि अदालत में आपने जवाब ही नहीं देना शायद। 3 tiers है। देखें कई जगह बहुत
क्लियर स्टैंड आता है अदालतों का, इंटरप्रेट करती है वो। अगर ये समझते हैं गलत हो गया, अदालतें मौजूद है ना, हम उसमें भी जा सकते हैं और उसके बाद दोबारा भी बैठ सकते हैं। नेशनल असेंबली की जा तो नहीं रही, क्या और सेनेट लिखा है कि अदालत इसको एग्जामिन कर सकती? नहीं, इस कानून में नहीं है, इस कानून में नहीं है। इस कानून में ये है कि अदालत कैसे इंटरवीन के लिए 180 डेज के लिए चलती है जो आपके कानून होते हैं। सर, कानून अगर ये कहता है 90 दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं तो अदालत 90 दिन ही की इंटरप्रिटेशन करेगी। अगर कानून ये कहता है 180 दिन तो अदालत यही वो कहते हैं कि भाई आप खुद जाके चेंज करें ना कानून, हम तो इंटरप्रेट वो करेंगे जो कानून बन गया। जुबैर भाई आपको unless they strike down the amendment itself, कर सकती है, कर सकती है, that's a separate thing, कर सकती but है, that's a rare thing। अदालत स्ट्राइक डाउन कर दे या क्या? नहीं मतलब but that's a very rare thing। गलत हो गया मोहित भाई, अब मैं ये कह रहा हूँ, ये समझते हैं गलत हो गया। हमें नेशनल असेंबली में समझ नहीं आई, हमें स्टैंडिंग कमेटीज में समझ नहीं आई, हमें जाके सेनेट में जब शहजाद वसीम ने कोई बातें की तो हमारा एकदम आग रोशन हुआ और हमें पता चला ये कितना बड़ा हम काम करने जा रहे हैं, तो हमने स्ट्राइक डाउन कर दिया। हमारी नीयत अगर अच्छी होती तो हम उसके रिकमेंडेशन के साथ वापस नेशनल असेंबली में, वो इस काबिल ही नहीं था, हमने पूरा ही स्ट्राइक डाउन कर दिया। समझ आ गई इनकी बात। आगे चलने का तरीका जो आपने बात की है, अभी भी देखें इसका जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है, जॉइंट सेशन हुकूमत बुलाएगी और उसके ऊपर दोबारा आप बैठे, उसके ऊपर अगर आपकी कोई चीजें हैं दोबारा आपके सामने रखी जाएंगी और जिस चीज में मुल्क की बेहतरी है उस तरफ हमें कदम बढ़ाना ठीक है। अब इस सारी डिस्कशन में मौलाना फजलुर रहमान जो एक बात रह गए, ब्रेक हम ले लें, फिर जरा गौर करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों का जो सिलसिला है उसकी अहमियत इस वक्त क्या बनती है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं नहीं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। फैटफ के कवानीन और सेनेट में झगड़े के हवाले से तो बहुत बात हो गई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब का लंदन से आना जाना जो है वो दरमियान में ही रह गया। वहीं से बात का हम आगाज़ करते हैं। जनाब सईद गनी साहब, ये जो मौलाना फजलुर रहमान मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस लाना चाहते हैं जिसमें एक नया चार्टर वो लाना चाहते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बजाय, इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैंने अभी वो तफसील से तो खैर मौलाना साहब को नहीं सुना, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरी अपनी ये राय है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक अचीवमेंट थी कि दो मुखालिफ सियासी जमातों ने बैठकर तय किया कि हमें आगे मुल्क में डेमोक्रेसी को कैसे बढ़ाना है। लेकिन उस पर भी शायद हम जो सोच रहे थे और या जो उसके बाद उन्हें रिफॉर्म्स किए, चाहे वो नैब के चेयरमैन के लगाने के हवाले से हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसके हवाले से हो कि किस तरह उसके मेंबर्स और चेयरमैन को हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, चाहे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हो जिसमें नई लेजिस्लेशन भी हमने की। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें, या जजेस के अपॉइंटमेंट्स हों, तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो शायद जो नताइज हम सोच रहे थे या जो बेहतरी इन तमाम तब्दीलियों से हम सोच रहे थे वो हासिल नहीं हो सकी है। इलेक्शन आज भी मुतनाज़ हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट्स आज भी कंट्रोवर्शियल हैं, नैब का किरदार आप खुद देख रहे हैं कि वो जो उसको एक इम्पार्शियल इदारे के तौर पर काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की एक ज़रूर डिस्कशन होनी चाहिए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ कर गौर करें इस मुल्क के निज़ाम को अगर बेहतर बनाना है, जमहूरियत के हमारे सिस्टम को मज़ीद पावरफुल करना है और जो आउटसाइड इंटरफेरेंस होती है इस पूरे सिस्टम के अंदर उसको हमने ख़त्म करना है, तो कोई और हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ज़रूर इस बात की ज़रूर है। और मैं ये भी समझता हूँ कि इसमें तो सारी सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ को भी बुलाएंगे क्या आप? देखिए, अब जाहिर है कि ऑपोजिशन की एपीसी में तो एपीसी की जो एपीसी ऑपोजिशन की होगी उसमें तो इनका आना बनता नहीं है। लेकिन अगर ये इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं और इनकी ख्वाहिश है कि इसके अंदर बेहतरी आए, तो अगर ऑपोजिशन की पार्टीज की जानिब से कोई ऐसा चार्टर आता है जो पूरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए है, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक। अली नवाज रहमान साहब, आप लोग इतना घबरा गए हैं मौलाना से और इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस से कि आप लोगों ने फौरी तौर पर काउंटर कार्ड के तौर पे पता खेला है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं। हालांकि 6-7 महीने, फरवरी से रिपोर्ट्स पड़ी थी, अगस्त खत्म होने को हो गया है, इन 6 माह में आपको कभी नहीं ख्याल आया? अच्छा, आप घबरा गए। एक आपने मरियम को देखा, पत्थरों वाला, इनके लीडर ने कहा घबराना नहीं है। हाँ, मरियम का वो पत्थरों वाला सीन हो गया। इनके लीडर ने कहा था मर जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक, बात करने का मकसद ये है मोहित भाई, अब ये एपीसी की बात करते हैं हंसी आ जाती है, अल्लाह की कसम, मजाक नहीं कर रहा कि आप सीरियसली लेते हैं या आप सीरियस लेते हैं? नवाज शरीफ मीडिया सीरियस ले रहा है इनकी एपीसी को, इनकी अपनी लीडरशिप सीरियस ले रही। देखें एपीसी हो कैसे सकती है। अभी उन्होंने फजलुर रहमान साहब को भी रगड़ दिया अपनी बातों में, जुबैर भाई ने। अब सुनते उन्होंने कहा वो मेजर पार्टी नहीं है, हमने उनको प्रेसिडेंट बना दिया। पिछली दफा उन्होंने कहा लीडरशिप दे रहे हैं फजलुर रहमान को, लीडरशिप दे रहे हैं फजलुर रहमान को, फजलुर रहमान फैसले करेंगे।
फजलुर रहमान जो कहेंगे हम उनको फॉलो करेंगे। फजलुर रहमान साहब हमारे लीडर हैं, इन्होंने दोनों पार्टी से मिलकर कहा, आगे सुने, एपीसी नहीं, एक एपीएल होनी चाहिए, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग लीडर्स, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग लीडर्स, वो बैठे और पहले पता करेंगे नून की लीडरशिप है कहां, फिर पता चलेगा ना कि मरीम से पूछने वो जाएंगी, शहबाज शरीफ के साथ पूछने, जुबैर भाई से पूछने जाएंगी अगर शहबाज शरीफ साहब लीड एपीसी की मुझे नहीं पता, कहीं भी आप कहां पूछ यार रहे हैं? कहीं यार मैं तो वो देख रहा था, मरियम इतनी अच्छी बड़ी लीडर है, आप मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ को साथ जाना चाहिए था, नैब के पास अपने छतर छाया लेके जाना चाहिए था। खैर चलो हम अपने पहले रिवील नहीं कर, आपसे सवाल पूछा था तो ना इंपॉर्टेंट चीज बताने लगे क्या मैंने कहा एक तो अपने पत्ते पहले नहीं फेंकेंगे, वो कह रहे हैं मैं अपनी लीडरशिप की आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं करूंगा, सुन तो लें, ये कह रहे हैं, सुन तो लें, लेकिन डोंट बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एंड डोंट गो बर्ज़र्क कि अगर वो नजर आ जाए जुबैर भाई हम नून लीग को देखते आ रहे हैं, मैं जवान हो गया नून लीग की पॉलिटिक्स देख देख के, कह रहे हैं टोटल फ्रॉड उनकी पोजीशन ये है कि अगर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एमपीसी में मरियम शहबाज शरीफ की लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगी और वहां नजर आएंगी। आप देख लीजिएगा ना, जो पहले भी आई थी एपीसी, पहले भी हुई थी, साथ ही बैठी हुई थी, मैं और बात करेगा। अब दूसरी पार्टी दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है। अब पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मसला, सिंध में गवर्नमेंट है इनका स्टेक है गवर्नमेंट के साथ, और आज से नहीं है, पिछले 12 साल से, पहले 5 साल फेडरल गवर्नमेंट भी साथ है और उसके 6 साल से प्रोविंशियल भी साथ साथ चलती आ रही, टोटल 13वां साल है इनका। जो पीपल्स पार्टी का हशर जरदारी साहब ने पिछले 2008 से 2020 तक किया है कि जो पार्टी पूरे पाकिस्तान की पार्टी थी, सुकड़ के इंटीरियर सिंध की पार्टी रही, क्या वो इस तरह की किसी एपीसी का हिस्सा बनेगी जो एक तहरीक चलाएगी और जिससे हुकूमत गिर जाएगी और री इलेक्शन होंगे? आप मुझे बताएं, ये मुझे बात बताएं, ये बिल्कुल नॉन सीरियस लोग हैं। इन्होंने कहा अभी देखें, इससे बड़ा मौका था इनके पास बजट में, बजट अगर हुकूमत पास ना कर सके तो आदमी एतमाद है, सिंपल सी बात है। सही कहनी साहब, पिछली दफा 20 वोटों से हम जीते, बजट पास किया था 40 वोटों से करा लिया। सही कहनी साहब, खासे इल्जामात इकट्ठे हो गए बड़े सख्त तेज़-ओ-तुन किस्म के जरदारी साहब के हवाले से पीपल्स पार्टी। एक तो सही कहनी साहब, योर लास्ट वर्ड। हक है, उनको हक है अपनी बात करने का, लेकिन हकीकत ये है और आपको भी पता है कि पीपल्स पार्टी को जितना इस मुल्क की 40 साल तारीख में दबाया गया है, और शायद पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसको इलेक्शंस में हरवाने के लिए कोशिशें की जाती है, कभी जितवाने के लिए हमें सपोर्ट नहीं दी गई, हमें धक्के दिए गए, पंजाब से तो खास तौर पे। और जरदारी साहब ने जो कुछ पार्टी के साथ बकौल इनके किया, लेकिन ये भी फैक्ट है कि 2018 के इंतखाबात में सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी ने अपनी तारीख में सबसे ज्यादा नशिस्तें जीती हैं। जो आप कहते हैं ना, आपने बर्बाद कर दिया सिंध को, लेकिन सिंध के लोग तो कुछ और कह रहे हैं। वो इतनी साजिशों के बावजूद भी पीपल्स पार्टी को जितवा देते हैं और बहुत सारे सिंध की पार्टी बन गई। अर्बन सेंटर्स कहां जीतेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, आपको भी इतना पाकिस्तान की सियासत का अंदाजा है कि पीपल्स पार्टी को किस तरह से पंजाब के अंदर तोड़ने की कोशिश की गई, खत्म करने की कोशिश की गई। 2008 के इलेक्शन में, 13 के इलेक्शन पूरे में, पंजाब में अगर वोट गिनवा लेना, पूरे पंजाब की सीटों पे वोट गिने अली नवाज भाई, पूरे पंजाब में जहां इलेक्शन लड़े हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे, आप उनके टोटल वोट गिन लें तो दो हलकों की जीत निकलती है। सही कहनी साहब, 30 सेकंड रह गए खाली। जी नहीं, बात खत्म करें, खत्म हो रहा है प्रोग्राम। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह लोगों को तोड़ तोड़ के आपकी झोली में डाला गया, वो भी किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लोगों को दबाव में डाला गया कि आजाद लड़ो, पीटीआई पे लड़ो, पीपल्स पार्टी के टिकट पे मत लड़ो, अगर लड़ोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, हार जाओगे। ये फैक्ट है। नाम लेके ये मतलब आप कह रहे हैं कि लोग पार्टी को वोट नहीं देते, लोग शख्सियात को वोट देते हैं। वक्त हमारा खत्म हो गया, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। तीनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान ये मनाजरा जो है, जो ये इंतहाई तेज़-ओ-तुन किस्म की डिस्कशन है, ये आपने देखी। फैटफ रिलेटेड लेजिस्लेशन से मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस तक फैसला आपका है नाज़रीन। फिर आपसे मुलाकात होती है। आज इतना ही, बहुत शुक्रिया।